हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम रिटर्न टू साइलेंट हिल मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत जेम्स से होती है, जो अपनी मस्ती में लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। अचानक एक बड़ा ट्रक उसके सामने आकर रुक जाता है, जिससे एक जानलेवा एक्सीडेंट हो जाता है। वो लगभग ट्रक से टकरा जाता, लेकिन फिर सड़क के किनारे चला जाता है। वो इतनी तेज था कि उसे पता ही नहीं चलता कि सड़क की दूसरी तरफ से एक लड़की आ रही है। जब उसे पता चलता है तो वो लगभग लड़की से टकरा जाता है, लेकिन फिर वापस चला जाता है। लड़की तेजी से पीछे कूदती है और टक्कर से बाल बाल बच जाती है। इस चक्कर में उसका सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। उसका सूटकेस टूट जाता है और उसका सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। जेम्स को एहसास होता है कि इस घटना के लिए वो जिम्मेदार है। उसे तुरंत बुरा लगता है और वो लड़के का सामान इकट्ठा करने लगता है, माफ़ी मांगता है। तभी लड़की की बस आती है और उसे इस तरह अपना सामान इकट्ठा करते देख बस चली जाती है। उसे जेम्स के लिए और भी दुख होता है। लड़की को अपने होम टाउन से बड़े शहर जाना था, लेकिन जब उसे बस नहीं मिली तो उसे साइलेंट हिल लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां वो रहती थी। जेम्स को एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती थी। वो तुरंत गलती सुधारने का फैसला करता है और लड़के से कहता है, मैं तुम्हें जहां भी जाना चाहो छोड़ दूँ ना। लड़की हिचकिचाती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। जेम्स वादा करता है कि अगर वो नहीं मानी तो वो तब तक वहीं खड़ा रहेगा जब तक वो सुरक्षित रूप से दूसरी बस में नहीं बैठ जाती। लड़की जानती है कि अगले दिन तक कोई बस नहीं आएगी, इसलिए वो मान जाती है, भले ही वो नहीं जा रही थी। जेम्स जल्दी से उसका सामान उठाने में उसकी मदद करता है और वे साइलेंट हिल्स की ओर निकल पड़ते हैं। तभी तेज हवा चलने लगती है और सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। ये बहुत रोमांटिक माहौल बना रहा था और दोनों के लिए स्थिति काफ़ी असहज होती जा रही थी। मैरी फिर बताती है कि जब भी कोई नया व्यक्ति साइलेंट हिल आता है तो साइलेंट हिल में हवा चलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे साइलेंट हिल खुद अपनी हालत बदलता है। जैसे ही वे नए व्यक्ति का स्वागत करते हैं, उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है और वे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जैसे कंफ्यूजन का उत्साह बढ़ता है, सीन अचानक रुक जाता है। हम जेम्स को बाहर बैठे हुए देखते हैं और हैरानी की बात यह है कि हमने जो कुछ भी देखा वो असली नहीं था। पूरी बात जेम्स के दिमाग में चल रही एक कहानी थी। जेम्स उस समय नशे में था। उसका फ़ोन बजता रहा, लेकिन उसने हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया। नशे की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब उसने उठने की कोशिश की तो वो एक स्टाफ मेंबर पर गिर गया। दूसरे स्टाफ मेंबर ने देखा और सिक्योरिटी को बुलाया और उसे हटाया गया। सिक्योरिटी गार्ड बाहर गए और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था और तब तक बजता रहा जब तक उसने उसे उठाया नहीं। फ़ोन के दूसरी तरफ उसका साइकोलॉजिस्ट था, जो उसकी हालत के बारे में अच्छी तरह जानता था और उससे नाराज़ था क्योंकि वो इसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। हमें पता चलता है कि उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और उसका इलाज नहीं हो रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि कल उनका अपॉइंटमेंट है और उसे मिस ना करने की चेतावनी देता है। जेम्स मुश्किल से जवाब देता है। उसकी आवाज़ उदास और कमज़ोर है, जिसे साफ पता चलता है कि वो बहुत टूटा हुआ है और तकलीफ में है। आखिर में वो थका हुआ घर लौटता है। अंदर उसे मैरी का लिखा एक लेटर मिलता है, जिसमें वो लिखती है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसे तुरंत जेम्स की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे जेम्स साइलेंट हिल जाने का फैसला करता है। तेज़ बारिश हो रही है, वो नशे में गाड़ी चला रहा है और कुछ भी हो सकता है। मैरी उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी इंसान थी। जेम्स मैरी को दुखी नहीं देख सकता और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ ही लेगा। जेम्स गाड़ी चलाते चलाते चिंता में सो जाता है। वो उठा और उसने देखा कि उसकी कार एक पब्लिक बाथरूम के पास खड़ी है। जब वो उठा और शीशे में देखा तो उसने पहले तो खुद को पहचाना नहीं। वो पुराने जेम्स जैसा नहीं लग रहा था। उस जेम्स और इस जेम्स में बहुत फ़र्क थे। इस नए जेम्स की आंखों के नीचे हल्के बाल और दाढ़ी थी। उसके हाव भाव से कोई भी बता सकता था कि वो डिप्रेस्ड है। उस पल उसने मैरी का लेटर फिर से पढ़ा और रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो साइलेंट हिल में साथ बिताई उन सभी खूबसूरत यादों के बारे में सोचता रहा। सबने उसे मैरी को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन जेम्स अब भी मैरी को नहीं भूल पाया था। जेम्स को अब भी लगता था कि मैरी को उसकी ज़रूरत है। जब जेम्स साइलेंट हिल में घुसा तो उसकी मुलाकात एंजेला नाम की एक लड़की से हुई। लड़की ने उससे बैग उठाने में मदद मांगी और वे साथ साथ चलने लगे। एंजेला मौसम के बारे में बात कर रही थी और जेम्स सुन रहा था। उसने उसे रोका और पूछा, क्या तुम जानते हो मैरी कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? एंजेला ने उससे कहा, तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। जेम्स सुन रहा था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। उसका किसी बात पर ध्यान नहीं था।
वो अब भी मैरी, उस छोटी लड़की की यादों में खोया हुआ था। वो उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। इस समय बारिश वाला साइलेंट हिल और भी डरावना लग रहा था। उसे याद आया कि जब वो और मैरी पहली बार यहाँ आए थे तो ये जगह इतनी ही खूबसूरत थी। उस खूबसूरती को देखकर मैरी ने उससे वादा किया था कि वे अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ शांति से साथ बिताएंगे। उस समय उसे जेम्स की कही एक अजीब बात याद आई। उसे याद आया कि मैरी हमेशा उससे बहुत कुछ छिपाती थी। उसे डर था कि जेम्स को कुछ ऐसा पता चल सकता है जिससे वो मैरी को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जेम्स ने हमेशा उसे भरोसा दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, वो मैरी को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैरी उसके प्रति वफादार थी और उसके लिए उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। ये सब सोचते हुए वो साइलेंट हिल्स की ओर चलने लगा। साइलेंट हिल, जो कभी हरा भरा और खूबसूरत था, अब सुनसान था। अंधेरे में चलना डरावना था। सब कुछ टूट रहा था और सड़कों पर कचरा बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सब लोग सालों पहले ये जगह छोड़ चुके हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये किसी और के लिए खुला नहीं है। फिर भी जेम्स चलता रहता है। उसे एक वार्निंग साइन दिखता है जिस पर लिखा है, आगे खतरा है। लेकिन जेम्स उसे इग्नोर करता है और पतले रास्ते में और आगे बढ़ता रहता है। वो आवाज़ लगाता है, प्लीज़ मैरी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक पास की एक टनल से एक गाना आता है। आवाज़ का पीछा करते हुए जेम्स को एक लाश के पास चादर के नीचे पड़ा एक रेडियो मिलता है। जैसे ही वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, अजीब आवाज़ें गूंजने लगती हैं। मरा हुआ आदमी उसे आगे न जाने की चेतावनी देता है और कहता है, इस शहर पर एक श्राप है। जेम्स का फ़ोन फिर बजता है। इस बार ये उसका साइकोलॉजिस्ट है, जो उससे अपनी अपॉइंटमेंट मिस करने पर गुस्सा है। जेम्स अपने डॉक्टर को बताता है कि वो साइलेंट हिल्स में है और वहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। डॉक्टर ने ऐसे किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना है। वो उससे कहता है कि बहाने बनाना बंद करो और तुरंत वापस आ जाओ। नाराज़ होकर जेम्स फ़ोन काट देता है। वो इधर उधर देखता है और एक दुकान से रोशनी आती हुई देखता है। वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, जेम्स की यादें उसे फिर से घेर लेती हैं। इसी रेस्टोरेंट में उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। अचानक उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है जो उसकी याददाश्त को चकनाचूर कर देती है। जेम्स देखता है कि जो आदमी उसे थोड़ी देर पहले जाने की चेतावनी दे रहा था, वो जल गया है और उसका शरीर अजीब तरह से पिघल रहा है। उसे देखकर वो कुछ कर पाता, इससे पहले ही उसे पीछे से एक और भयानक आवाज़ सुनाई देती है। मुड़कर देखने पर उसे एक डरावना जीव दिखता है, जिसके हाथ और चेहरा पूरी तरह से स्किन से ढके हुए हैं। ये अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर अचानक उस पर हमला कर देता है। जेम्स उससे बचने की कोशिश करता है और इस तरह मॉन्स्टर और जेम्स के बीच लड़ाई दिखाई जाती है। अब क्योंकि मॉन्स्टर के दोनों हाथ उसके शरीर की स्किन के अंदर बंधे हुए थे, या यूं कहें कि मॉन्स्टर के दोनों हाथ वहां थे ही नहीं, तो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हमला न कर पाने की वजह से उसकी कमर से निकले अजीब कीड़े उस पर हमला कर रहे थे। जेम्स किसी तरह खुद को बचाता है और मॉन्स्टर पर हमला करता है और आखिर में उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद उसे उसी रेडियो से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे पहली बार वहां ले आया था। जैसे जैसे दिन बीतता है, आवाज़ें और भी डरावनी होती जाती हैं और माहौल में एक अजीब सा डर भर जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, ज़मीन फटने लगती है और डरावने जीव बाहर निकलने लगते हैं। ये जीव, जो अलग अलग सांप और कॉकरोच जैसे दिखते हैं, अचानक जेम्स पर हमला कर देते हैं। जेम्स एक घर में भागता है और उसका कांच का दरवाज़ा बंद कर देता है। आखिरकार उन डरावने छोटे राक्षसों से बच निकलता है। घर में घुसने पर वो देखता है कि ये वही घर है जहां वो और मैरी रहते थे। ये महसूस करते हुए उसे मैरी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जेम्स की नज़र चली जाती है। उसे यकीन है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो आवाज़ का पीछा करता रहता है। बिना रुके वो दूसरी मंजिल पर जाता है और देखता है कि कई दूसरे टेप के साथ एक वीडियो टेप चल रहा है। ये टेप जून 2017 का है। टेप देखकर उसे चक्कर आने लगता है और उसका दर्द और भी तेज हो जाता है, इतना कि वो अपने साइकेट्रिस्ट को फ़ोन करके कहता है, प्लीज़ कुछ करो, मैं इसे और नहीं सह सकता, बस इसे रोक दो। साइकेट्रिस्ट कहता है, ये दर्द तभी रुकेगा जब तुम ये मान लोगे कि मैरी चली गई है। लेकिन इस समय भी वो अपने फैसले पर अड़ा रहता है कि मैरी जिंदा है और उसे उसकी मौजूदगी महसूस होती है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसका फ़ोन बंद हो जाता है।
साइकेट्रिस्ट उसका नंबर बार बार डायल करता रहता है, लेकिन बार बार नंबर डायल करने से वो घबरा जाता है। वो तुरंत पुलिस को जेम्स की लोकेशन और हालत के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जेम्स किसी के साथ नहीं है, यहाँ खतरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही जेम्स घर में और अंदर जाता है, भूत उसे फिर से घेर लेते हैं। उसे साइलेंट हिल्स की अपनी पहली विजिट याद आती है, जहां उन सब ने उससे कहा था कि वे उससे प्यार करते हैं। उन्होंने उससे कहा कि प्यार मुश्किल और बहुत खतरनाक होता है, ऐसा होता है और तुम्हें इन सब बातों से सावधान रहना चाहिए। ये कहने के बाद वे सब उस पार्टी से जाने लगते हैं जो उसने और मैरी ने बिना किसी को बताए रखी थी। जेम्स को ये सब अजीब लगा। जब उसने मैरी से इन लोगों के बारे में पूछा तो मैरी ने उसे बताया कि वे सब मेरे परिवार के लोग हैं। मेरे पिता की मौत के बाद उन सब ने मेरा साथ दिया था और मेरा ख्याल रखा था। इस पॉइंट पर उसने जेम्स को अपने पिता की एक तस्वीर भी दिखाई। सीन अब प्रेजेंट में वापस आ जाता है और हम एंडी नाम के एक आदमी से मिलते हैं। हम उस आदमी को देखते हैं जो जेम्स को बुला रहा था। जेम्स उसकी आवाज़ सुनता है और उसके पास जाता है। वो आदमी भी बहुत बुरी हालत में था। वो अजीब बातें करता है और टेंसिया तेज़ नज़र से जेम्स से पूछती है, तुम बीमार क्यों नहीं हुए? जेम्स कुछ नहीं कहता और उससे कहता है कि मैं यहाँ अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। वो आदमी उसे देखता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ? इस शहर में एक वायरस की बारिश हुई। उस गंदे बारिश के पानी में बहुत से लोग मर गए और जो बच गए उनमें से आधे अजीब मॉन्स्टर बन गए। इस बारिश की वजह से ज़मीन के नीचे से कुछ मॉन्स्टर निकल आए। वे बाहर आने लगे, बाकी लोगों को मारते हुए, और अब साइलेंट हिल में कोई जिंदा नहीं बचा। जेम्स को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रहा है। सबूत के तौर पर उस आदमी ने उसे अपने शरीर पर घाव दिखाए, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उस पर एसिड डाल दिया हो। जेम्स डर गया और जाने लगा। अचानक उसे लॉरा नाम की एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो जेल जैसी जगह पर छिपी हुई थी और हर चीज़ से डर रही थी। जेम्स उसकी मदद करना चाहता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर एडी ने उसकी बात नहीं सुनी और डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय जेम्स को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे से जमीन खुरच रहा हो। मुड़कर उसने देखा कि वो एक मॉन्स्टर था, लोहे के सिर वाला एक पिरामिड जैसा मॉन्स्टर। उसके पास एक बड़ी तलवार थी जिससे उसने जेम्स पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जेम्स खुद को बचाने के लिए भाग गया। उसके भागने की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मॉन्स्टर उसकी तरफ खिंचे चले आ रहे थे। ये सभी मॉन्स्टर बहुत डरावने थे। कुछ के सिर शरीर से अलग थे, जबकि कुछ इंसानों जैसे दिखते थे लेकिन अंदर से मकड़ी जैसे थे। उन सभी ने जेम्स पर हमला करने की कोशिश की। उनसे बचने के लिए जेम्स एक जगह छिप गया और एक छोटे से छेद से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि पिरामिड जैसा मॉन्स्टर सबसे खतरनाक था और वो अब अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर को मार रहा था। जेम्स वहां से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस मॉन्स्टर से बचने के लिए वो फिर से एक अलमारी के अंदर छिप जाता है और पिरामिड के आकार का मॉन्स्टर अलमारी पर ही हमला करना शुरू कर देता है। इस हमले में जेम्स को थोड़ी चोट लगती है। उसे सिर दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो खुद को दूसरी जगह पाता है। वहां उसे इंजाला दिखती है, वो लड़की जो इतने समय से उससे नाराज थी। उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से निकल जाओ। इस जगह में बहुत सारे राज छिपे हैं। अगर तुमने उन्हें बताना शुरू कर दिया तो ये जगह तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगी। जेम्स उसे अनदेखा करता है और चला जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे फिर से लॉरा मिलती है, वही लड़की जिसके हाथों में एक गुड़िया थी। लड़की उसे बताती है कि मैरी ने उसे ये गुड़िया दी थी। जेम्स उससे पूछता है, अगर तुम मैरी को जानती हो तो मुझे बताओ कि वो कहाँ है। लेकिन लड़की कुछ नहीं कहती और भाग जाती है। जेम्स उसका पीछा करता है और लड़की उसे एक भूल भुलैया में ले जाती है और गायब हो जाती है। जेम्स इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाता। उसे बार बार मैरी की यादें आती रहती हैं। अचानक उसकी मुलाकात मारिया नाम की एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की से होती है। वो जेम्स से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हूँ। वे दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स से निपटते हैं और किसी तरह बचकर आगे बढ़ते हैं। आखिर में वे हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जेम्स मारिया को बताता है कि मैरी का परिवार यानी उसके शहर के लोग बहुत अजीब थे। एक दिन वे उसे चुपके से एक बेसमेंट में ले गए। मुझे लगा कि ये कोई जादू टोना करने वाला ग्रुप है, इसलिए मैं उनके पीछे गया और चुपके से उन्हें देखता रहा।
अभी यहाँ हॉस्पिटल में लड़की मैरी की आवाज़ की रिकॉर्डिंग चलाती है, जिससे वे मैरी के ग्रुप के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। मैरी उन्हें बताती है कि उसके ग्रुप का नाम जोशुआ है। जोशुआ का नाम सुनकर जेम्स के पूरे खतरनाक रिचुअल की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इससे पहले कि वे इस बारे में बात कर पाते, उनका सामना कुछ नर्सों से होता है जो मर चुकी हैं और फिर से जिंदा हो गई हैं, या यूं कहें कि वे ज़ॉम्बी बन गई हैं, और वे उन पर हमला कर देते हैं। वे उनसे बचकर एक एलिवेटर में चले जाते हैं। एलिवेटर के अंदर मारिया गंभीर रूप से घायल है। इसके बावजूद वो जेम्स का साथ छोड़ने से मना कर देती है। लेकिन मारिया जेम्स से कहती है कि अगर तुम मैरी को नहीं ढूंढ सकते तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने का वादा करना होगा। मेरा नाम याद है? मेरा नाम मारिया है। यहाँ से जेम्स और एडा चले जाते हैं। जेम्स की मुलाकात फिर से लॉरा से होती है, जो उसे कमरा 318 में ले जाती है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, एक डरावना दिखने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उससे डरावने तरीके से पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। मॉन्स्टर इतना डरावना है कि जेम्स का दम घुटने लगता है और अचानक उसे होश आ जाता है। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि ये सब असली नहीं था, ये सब जेम्स के दिमाग में चल रहा था। जेम्स उस समय एक मेंटल हॉस्पिटल में था। जब उसे होश आया तो उसके साइकाइट्रिस्ट ने उसे बताया कि उसका महीनों से इलाज चल रहा था। अपनी पत्नी मैरी की मौत के बाद आप बहुत दुख में थे और आप खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए हमें आपको ये शॉक थेरेपी देनी पड़ी। इस समय जेम्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक और सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब मैरी की मौत हुई तो वो वहीं था। उसे सब कुछ याद है, उसने मैरी को मरते देखा था। जब वो इन सपनों से जागता है तो साइकाइट्रिस्ट उसे बताता है कि मैरी की मौत का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ है कि वो असलियत और सपनों के बीच का फ़र्क खो चुका है और अब हमें उसे उस हालत से, उस भयानक हालत से बाहर निकालना है। वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है और मारिया को फिर से देखता है, जो उससे पूछती है कि क्या वो साइलेंट हिल में रहना चाहता है या मेरे साथ इस वहम से बाहर निकलकर असल ज़िंदगी में वापस जाना चाहता है। जेम्स आखिरी बार अपनी आंखें बंद करता है और इस बार वो मैरी की मौत को मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैरी अभी भी जिंदा है और वो उसे ढूंढ लेगा। वो मारिया से गुजारिश करता है, प्लीज़ यहीं रहो, मेरे साथ मैरी को ढूंढो, लेकिन वो रुकने से मना कर देती है। वो जाने लगती है। जेम्स को यकीन नहीं होता जब वो उसे जाते हुए देखता है और कहता है, ये मारिया मेरी जिंदगी है। हालांकि मैरी अभी भी जिंदा है। वो एक जलती हुई जगह पर चला जाता है। वहाँ लॉरा के साथ उसे मैरी जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर दिखता है। ये बहुत डरावना लगता है। शिवेज उससे डरता नहीं है, बल्कि मॉन्स्टर का चेहरा पकड़कर माफ़ी मांगता है। कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके माफ़ी मांगने के बाद मॉन्स्टर जलकर राख हो जाता है। फिर जेम्स को मैरी की बॉडी मिलती है। उसे देखकर एक और बॉडी उसे याद दिलाती है कि मैरी मर चुकी है। यहाँ हमें मैरी की मौत का राज भी पता चलता है। असल में मैरी उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसने ड्रीम्स से शादी की थी। ड्रीम्स ने उसे जहर देना शुरू कर दिया, जिससे वो इतनी बीमार हो गई कि उसकी मौत करीब थी। फिर उसने जेम्स से कहा, प्लीज़ मैं ये दर्द नहीं सह सकती, प्लीज़ मुझे मार दो। जेम्स बिना मन के उसे मार देता है क्योंकि वो मैरी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक जेम्स अपने ख्यालों की दुनिया में लौट जाता है। वो चला जाता है और अपने सपने में वो मैरी की बॉडी उठाकर अपनी कार में रखता है और कार को एक नदी में फेंक देता है, जिसके बाद सीन कट जाता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जब जेम्स और मैरी की टक्कर होती है। दिखाया गया है कि साइलेंट हिल लौटने के बजाय वे दोनों असल में कहीं और चले जाते हैं और इस तरह यहाँ असल में क्या हुआ ये एक रहस्य बन जाता है। और इसी रहस्य और कई सवालों के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।